So hey guys, welcome to my new video. Today I am going to discuss about optical isomerism. Optical isomerism में जो important part है, मतलब basically जो part reaction mechanism से relate होता है, I would be discussing that only. है ना? कुछ part ऐसा भी है जो इससे सिर्फ इसी से related नहीं है ना? That is related to optical isomerism in pure, है ना? तो उसको भी डिस्कस करने का अभी मतलब नहीं है सिंस अभी रिएक्शन मैकेनिज्म की सीरीज चल रही है। तो आई वुड लाइक यू गाइस टू प्योरली फोकस ऑन दैट सीरीज ओनली। ठीक है, तो ये वीडियो जस्ट उसी को थोड़ा सा मतलब वहां पर अगर अच्छे क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, जैसे अगर आप कोई प्रॉब्लम बुक उठाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप एम एस चौहान टाइप बुक उठाते हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म वगैरह पूछा है, डायस्टीरियोमर्स, मीजो, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना, ऐसी ऐसी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, अगर मैं सिर्फ जेई या नीट के सिलेबस के बारे में बात करूं तो वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू 2 कायरल सेंटर्स ओनली, है ना। जेई में इसलिए ज्यादा कायरल सेंटर्स का सवाल नहीं आता, तो इसलिए एम एस चौहान थोड़ी सी इररिलेवेंट हो जाती है आइसोमेरिज्म के बेसिस पे। बट ऐसा सच अगर बात करें, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से फील आता है या आपको प्यार है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से टू बी एग्जैक्ट, ठीक है, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पता लगेंगी आपको। ठीक है, जिससे क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं। ठीक है, जनरली आई यूज दीज टेक्निक्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी, है ना। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। Okay, so the first point of discussion, ठीक है, is RS naming, RS configuration. ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं RS कॉन्फ़िगरेशन की डायरेक्टली बात भी ना करूं तो इसमें मैं इसको फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूं। ठीक है, तो इन वेज डैश फॉर्म, ठीक है, एंड इन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म। ठीक है, तो आई एम डिवाइडिंग इट इनटू दीज 2 पार्ट्स। ठीक है, इन वेज डैश कैसे हम आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं एंड इन फिशर हम कैसे आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन दिस वीडियो। ठीक है, और इसी से फर्दर एक कंक्लूजन निकालूंगा मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो एंड यू वुड फाइंड दैट ग्रेट, है ना, यू कैन अप्लाई दोज इन योर प्रॉब्लम्स एज वेल। जस्ट अ मोमेंट। तो फिर ठीक है, चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर इफ आई टॉक अबाउट वेज डैश, तो वेज डैश में आई थिंक ये वेरी फेमिलियर विद दिस काइंड ऑफ थिंग। ये होता है ना जनरली जो टेट्राहेड्रन होता है तो उसकी 4 एजेस होती हैं। ठीक है, ऐसे जा रहा होता है ना, ये चौथा हो गया। ठीक है, तो ऐसे 4 होते हैं, एक टुवर्ड्स यू आ रही है, एक अवे फ्रॉम यू जा रही है, एक टॉप पे, और एक बेसिकली क्या है ना, अगर मैं कोई टेट्राहेड्रन बनाता हूँ या मतलब मैं टेट्राहेड्रल एंगल बनाऊं, ठीक है, तो उसमें कोई भी 2 ऐसे एंड्स होंगे जो एक प्लेन में आएंगे। ठीक है, और ये वाला एंड पीछे को चला जाएगा और ये वाला एंड आगे को आ जाएगा। ठीक है, मतलब बेसिकली ऐसे है। अगर आप देखो, अगर आप थोड़ी सी ज्योमेट्री सोचें, है ना, अगर आप बेसिक ज्योमेट्री जो हमने 9th या 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी होती है, तो हम कहते हैं कि अगर कोई प्लेन बनाना है, अगर एक फिक्स्ड ट्राइंगल बनाना है या कोई भी प्लेनार चीज बनानी है, तो वी रिक्वायर एटलीस्ट 3 पॉइंट्स। तो इस केस में भी हम वो वाला कंक्लूजन लगा सकते हैं एंड द 3 पॉइंट्स वुड बी रिस्पेक्टिवली बी दिस वाला पॉइंट। ठीक है, सॉरी यार, है ना, वुड बी दिस वाला पॉइंट, दिस वाला पॉइंट एंड दिस वाला पॉइंट। तो ये 3 पॉइंट एक ट्राइंगल बनाती है और वो ट्राइंगल एक प्लेनार चीज है। ठीक है, फिर एक पीछे को जा रहा हुआ एंड होगा और एक आगे को आ रहा एंड होता है, और इसी वजह से यहाँ पर इनके एंगल्स यहाँ पर 10928 होता है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम एंगल्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड दिस। अगर आप विजुलाइज कर सकते हैं तो बहुत ही इजी लगेगा आज का वीडियो, अगर नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्टी हो समझने में।
ठीक है, तो ये तो नॉर्मल बातें होगी। अब नेक्स्ट है थोड़ा बहुत अब CIP रूल्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो CIP रूल्स में अगर मैं बात करूं तो दे आर मतलब ये कुछ रूल्स होते हैं जो गवर्न करते हैं, हम प्रायोरिटीज और डिफाइन करते हैं, हम प्रायोरिटीज गिव करते हैं, तो उसी के बेसिस पे कुछ रूल्स होते हैं एंड दोज रूल्स आर नोन एज CIP रूल्स, है ना। तो उसमें पहला रूल होता है कि जिसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर जिसका कम है, ठीक है, उसको लीस्ट प्रायोरिटी दी गई जाएगी, और सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले को, ठीक है, द प्रायोरिटी गिवन विल बी द मोस्ट। ठीक है, ये होता है। फॉर एग्जाम्पल मतलब FCl Br और I, अगर मैं इसे नॉर्मली भी लिखूं या किसी कार्बन पे लगाकर लिखूं FCl, ठीक है, Br एंड I, तो I को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, दिस विल गेट द लास्ट प्रायोरिटी, ब्रोमीन को सेकेंड, क्लोरीन को थर्ड। ठीक है, ये होता है हमारे प्रायोरिटी देने का ऑर्डर। अच्छा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है जस्ट बिकॉज दिस कैन बी रिटन एज फर्दर 3 कार्बन से जोड़ा है, इसको 2 कार्बन और एक हाइड्रोजन से जोड़ा समझा जा सकता है। ठीक है, एक ये हो गया। अदर देन दिस, अगर कार्बोनाइल्स हो, ठीक है, और साइनाइड हो, तो ऑब्वियसली कार्बन अगर 3 नाइट्रोजन से जुड़ा है और कार्बन ऑक्सीजन 2 OH से जुड़ा है, ठीक है, अगर ऐसे COH है, एक कार्बन और अल्कोहल है, ठीक है, तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी, और इसमें ऑब्वियसली ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पहले कंसीडर होगा, ठीक है, तो इसको प्रायोरिटी पहले मिलेगी। ठीक है, तो अगेन यही रूल है और इसी का ही यूज है ज़्यादा। अब मास से देखोगे तो वही है, जिसका Z ज्यादा होगा उसका मास भी उतना ही ज्यादा होगा, बट जनरली द फंडामेंटल पॉइंट इज नंबर एंड नॉट मास, जस्ट बिकॉज कि नंबर तो फिक्स रहेगा, बट मास में आइसोटोपिक इफेक्ट वगैरह, मास में हाँ चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, कई होते हैं जिनके कई एलिमेंट्स के मास सेम हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसी बातें होती हैं। तो वो होता है हमारा जनरली जो बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम वेज डैश में फिशर बनाना सीखते हैं। सॉरी, वेज डैश में अपन सीखते हैं कि कैसे हम RS नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर मैं बात करूं, बहुत ही सिंपल तरीकों से बात करना चाहता हूं मैं इस टाइम पे। तो वेज डैश में अगर मैं बात करूं तो हम पहला हमारा काम क्या होगा, वी विल असाइन द प्रायोरिटीज। ठीक है, जैसे मतलब हमें मॉलिक्यूल दिया गया होगा, वी वुड असाइन द प्रायोरिटीज। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1, अगर लेट्स से यहाँ पर I लगा दी, यहाँ पर F लगा दिया, यहाँ पर Cl लगा दिया और यहाँ पर Br लगा दिया। ठीक है, तो इसकी प्रायोरिटी नंबर 1, इसकी 2, इसकी 3 एंड इसकी 4। तो वेज डैश में हमेशा याद रखना क्या होता है कि हम फोर्थ वाले को नेग्लेक्ट करते हैं जस्ट फॉर द मोमेंट, एंड जो हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का रोटेशन का सेंस बन रहा होता है, हम उसी को चेक करते हैं। जैसे कि इस केस में क्लॉकवाइज बन रहा है, तो सॉरी एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, तो उसको S कॉन्फ़िगरेशन दे दिया जाता है, बहुत ही सिंपल टर्म्स में। ठीक है, बट ट्राई टू मेक दिस एट द फोर्थ पोजीशन और द बॉटम मोस्ट। ठीक है, किसी भी कायरल मॉलिक्यूल के अराउंड ही ये वाली चीजें लग सकती हैं। आई थिंक इतने बेसिक कंसेप्ट तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो अब तो पता लग ही गया होगा। अगर मैं इसमें बात करूं, लेट्स से, ठीक है, तो और अगर मैं अब इसमें बात करूं, ठीक है, तो अगर आपको नॉर्मली आइडिया है, देन यू मे बी वेरी वेल versed with the fact that these are just enantiomers। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा मतलब पहले से पढ़ रखा है तो मैं इन टर्म्स को वैसे अभी यूज नहीं करना चाहता हूँ, बट स्टिल जस्ट फॉर सेक ऑफ कंसर्न। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या बन रहा है। देखो क्या होता है कि अच्छा, मैंने ये तो बता दिया एंटी क्लॉकवाइज, अगर ऐसे आए यानी कि अगर क्लॉकवाइज है तो R, तो अब ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। देखो अगर इन दोनों में निकालना है तो पहले वाले का निकालना तो बहुत इजी होता है,
ठीक है, तो इसका नंबर 1 मिलेगा एटॉमिक नंबर। अब जहाँ पर CH2 CH3 है और यहाँ पर सिंपल CH3 है, तो कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर एक CH3 लगा, बल्कि इस पे सिर्फ 3 हाइड्रोजन डायरेक्टली 3 हाइड्रोजन लगे हैं। ठीक है, तो दिस मीन्स कि मुझे क्या कंसीडर करना है, मुझे कंसीडर करना है इसको प्रायोरिटी नंबर 2 देंगे, इसको प्रायोरिटी नंबर 3 देंगे, एंड द कंडीशन टू दिस विल बिकम 1 2 3 एंड दिस इज इन क्लॉकवाइज सेंस, तो ये आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब कॉमन सेंस से दिखता है। ठीक है, अब अगर हमें ये नहीं पता हो, मान लो, ठीक है, वी आर गोइंग लाइक दिस कि लेट्स से मैंने इसे 1 सेकंड के लिए हटा दिया और मुझे अब इसका बताना है आपको प्रायोरिटी क्या होगा। तो जनरली हम क्या करते हैं, हम फोर्थ ग्रुप को नेग्लेक्ट करते हैं और हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला पॉइंट आ जाता है, क्योंकि हमारा कई बार शिफ्ट्स करने पड़ते हैं या बहुत कुछ करना पड़ता है, मॉलिक्यूल को रोटेट करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने वो वाले पंगे को दूर कर दिया है। एंड व्हाट आई डू इज कि अच्छा, अगर मुझे इसका निकालना है, ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं इसका निकालूंगा। ठीक है, और इसका तो जैसे हमें पता था कि आर आया है, तो अगर इसका आर है तो इसके डैश वाली फॉर्म का एस होगा, है ना। तो जब भी मतलब डैश पे आ जाए हमारे प्रायोरिटी या कुछ भी, ठीक है, सच दैट हमारे को मॉलिक्यूल में कंफ्यूजन होने लग जाए, ठीक है, तो ऑब्वियसली हम उसका इजियर फॉर्म बनाएंगे और उससे देखेंगे कि कितने शिफ्ट्स हमें करने पड़े। अब शिफ्ट्स वाला पंगा लेने का ही नहीं है, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बोला कि अगर डैश पे आ जाए तो उस वाली चीज को जस्ट वेज पे करके देख लेना और यू विल फाइंड कि ये वाली चीज बहुत सिंपल हो जाती है। ठीक है, अगेन रूल यही याद रखना है, क्लॉकवाइज आर, एंटी क्लॉकवाइज एस कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, इन वेज डैश ये हमेशा अप्लाई होता है। ठीक है, इसमें कोई भी पंगा नहीं होता है। ठीक है, पहला तो ये वाला पॉइंट हो जाता है। तो वेज डैश में ये करना बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ओके जी। तो अब आते हैं 10 सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो अच्छा ये मैंने डिस्कस कर ही लिया कि अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन आर है तो डेफिनेटली इसका कॉन्फ़िगरेशन वुड बी एस। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं आई कैन इवन टॉक वन मोर थिंग, जब एक का आर आ जाए और दूसरे का एस आ जाए तो ऐसे में दे आर एनिशोमर्स। ठीक है, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट पीओएस या सीओएस यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। आई नो आप लोगों को सिमेट्रिकल एलिमेंट्स आई होप आप लोगों को पता है। अगर यहाँ से ऊपर वाला ग्रुप और नीचे वाला ग्रुप सेम बन जाए तो वहां पर या तो प्लेन जनरेट होगा या सेंटर जनरेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था वेज डैश के बारे में अगर मैं बात करूं। नेक्स्ट आई वुड टॉक अबाउट फिशर। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा पंगा हो सकता है, आई होप आप लोग ध्यान से नोट कर रहे होंगे। वेज डैश आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, मतलब बेसिकली दिस इज शॉर्ट वीडियो, दिस इज डिस्क्रिप्टिव वीडियो, है ना। आप लोगों ने ये सब पढ़ रखा होगा, आई होप सो। तो इसको जस्ट एक बूस्ट देने के लिए आई एम यूजिंग दिस। ठीक है, तो अगर मैं फिशर प्रोजेक्शन की बात करूं ना दोस्तों, तो फिशर प्रोजेक्शन में व्हाट आई कंसीडर इज कि ये वाले जो दो एंड्स है ना, ठीक है, दीज आर माय वेजेस। ठीक है, और ये जो ऊपर है तो ये डैश होता है। ठीक है, और अब इसमें जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप की कंडीशन आती है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मस्ट बी कंसीडर मस्ट बी एट द डैश एंड नॉट एट द वेज। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे आई वुड लेट यू डू समथिंग। लेट्स से मैं इसे ले लूं, ठीक है, एक ये ले लिया और एक ये ले लिया। अब इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन, अब मुझे पूछा गया है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। ठीक है, क्या है देखो, कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है। जब भी हमें ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया जाए कि कॉन्फ़िगर या रिलेशन बताओ कि किन्हीं मॉलिक्यूल्स में, इसको नंबर 1 प्रायोरिटीज असाइन करी। ठीक है, अच्छा फोर्थ को हमेशा कुछ सेंस के लिए नेग्लेक्ट करना है, तो क्लॉकवाइज है। और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमेशा डैश पे आना चाहिए। हमारे नॉर्मल रूल्स को लगने के लिए लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे आना चाहिए। मतलब जैसे गेम में रूल्स होते हैं ना कि अगर मतलब हमने रेड कार्ड नहीं दिया है,
ठीक है, तो तब तक प्लेयर हमारा खेल सकता है, वो मैच के बाहर नहीं जाता है। येलो कार्ड वार्निंग वगैरह जो भी है, फुटबॉल की बातें हैं ये, ठीक है। और भी होते हैं, मतलब बहुत सारे स्पोर्ट्स में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कबड्डी में ग्रीन कार्ड होता है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी बातें होती रहेंगी, वो तो चलो ठीक है। इसको देखो, इसमें अभी तक किसी को कोई रेड कार्ड ग्रीन कार्ड नहीं है, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे है। तुम तो ऐसे समझो कि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर डैश पे है तो दैट इज अ फाउल, ठीक है, वो फाउल है। तो उसी बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश पे होना इज गुड। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वेज पे आने की कोशिश करे दैट इज अ फाउल, ठीक है। सॉरी, वो मतलब थोड़ा भावनाओं में बह गया। चलो ठीक है, तो 1 2 एंड 3 ऐसे बनेगा, तो फिशर इसका ऐसे बनेगा, और यहाँ पर कोई फाउल नहीं हुआ है, तो नॉर्मली क्लॉकवाइज में क्या आता है आर, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आर आ जाएगा, ठीक है गाइस। अब इसको देते हैं प्रायोरिटी 1 2 3 एंड 4। तो अभी फिर से 4 को थोड़े टाइम के लिए नेग्लेक्ट किया। अब अगेन ये क्या बन गई, बनना तो इसने आर था, बट क्या गड़बड़ होगी, एक फाउल हो गया यार। अरे यार फाउल हो गया, फाउल हो गया मतलब क्या हो गया, ये वाली चीज वेज पे आ गई, और ये वाली मैंने बताया आपको कि यहाँ वाला जो हमारा इसे क्या कहते हैं, हाँ इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, दैट इज अवर वेज, एंड द वर्टिकल एक्सिस इज अवर डैश। तो यहाँ पर दिस हैज कमिटेड अ फाउल, तो इसलिए अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर आनी थी तो वो आर नहीं आएगी, वो एक शिफ्ट होके एस आएगी, तो दिस विल बी एस, ठीक है। तो ऐसे फिशर में हमें देखना होता है। तो बहुत ही सिंपल रूल है, तुम तो फुटबॉल की गेम से रिलेट करो, ठीक है, यू हैव टू रिलेट इट जस्ट लाइक अ गेम ऑफ फुटबॉल, ठीक है, कि वेज पे क्या हो रहा होगा और डैश पे क्या हो रहा होगा, ठीक है। तुम्हें बस उससे मतलब है, ठीक है। अगर तुम इतने पे ध्यान दे सकते हो तो तुम इससे ज्यादा नॉलेज की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये आरएस की इतनी सी नॉलेज इज मोर देन सफिशिएंट। इसको तुम जितना मर्जी अप्लाई कर लो, तुम जितने मर्जी क्वेश्चन लगा लो, और कमेंट्स में मुझे बता देना कि अगर प्रैक्टिस सेशन लाना है इसके ऊपर तो मैं डेफिनेटली लाऊंगा, ठीक है। तो ये आरएस नेमिंग की बातें हो गई। अब इसका फायदा क्या है, ठीक है। अभी तुम्हें फायदा नहीं दिखेगा ना, तुम्हें फायदा धीरे धीरे दिखेगा जब तुम क्वेश्चंस में, जब मैं इसे अप्लाई करने की करूंगा बात। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आई वुड टॉक अबाउट एनाइसोमर्स, ठीक है। डायस्ट्रीम मैं बिल्कुल सीधी बातें करूंगा, ठीक है। और तीसरा होता है आइडेंटिकल, ठीक है। लेट मी टेक एन एग्जांपल, जस्ट मैंने एक एग्जांपल नोट करके रखा तो था, आई होप वो मुझे मिल जाए अभी, सो दैट काम आसान हो जाए हमारा, ठीक है। ठीक है, मैं 2 वायरल वाला सिस्टम लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उससे बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं, मुझे क्या करना है, कंपेयर मॉलिक्यूल्स, मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, मैं इसे क्वेश्चन से समझाऊंगा। तो कंपेयर करने हैं मुझे 2 मॉलिक्यूल्स, और उसी के बेसिस पे आई वुड बी टेलिंग यू, ठीक है। तो एक हो गया Cl, ये हो गया Br, ठीक है, ठीक है जी। ये हो गया एक आसान, पहले आसान ले लेते हैं ना, ठीक है। तो पहले लेट्स टेक एन इजी वन, तो इजी लेना है ना, हाँ तो चलो इजी लेते हैं, इसको कर देते हैं ऐसा। जस्ट अ सेकेंड ना, मैं इसको फिर से करता हूँ, ठीक है। मैं इसी एग्जांपल को इलस्ट्रेट करता हूँ, क्योंकि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल दैट आई हैव एज ऑफ नाउ, सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। ये मेरा ए मॉलिक्यूल है, ठीक है, ठीक है। एंड ये Cl, ये मेरा बी मॉलिक्यूल है, ठीक है। और ये मेरा, ये Cl, और ये F, ठीक है। तो ये मेरा सी मॉलिक्यूल है। अब देखना है तुम्हें कि तुम्हें कितना समझ आया होगा, ठीक है। देखो मैंने पहला पॉइंट क्या बोला था, कि अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर होगी, ठीक है, या इसमें आर आएगी, हाँ अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर होगी
तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन S होगी। तो अब तुम्हें मॉलिक्यूल्स, लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंपेयर A एंड C। ठीक है, अगर तुम्हें A और C को कंपेयर करना है, ठीक है, तो A और C को कंपेयर करना है, तो लेट्स से इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालने से अच्छा इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालना इज इजियर। वैसे तो इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बिना भी कर सकते हैं इसे, ठीक है, बट चलो एक फॉर द टाइम बिंग हम कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे करेंगे एंड इन द प्रैक्टिस सेशन में आपको बिना कॉन्फ़िगरेशन के करने दिखाऊंगा। ठीक है, तो दोनों साइड ठीक रहेगा। देखो क्योंकि ये आना चाहिए, देखो इसको 1 मिलेगी क्योंकि ऑब्वियसली क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर बल्कीनेस ज्यादा है ग्रुप की, अपने आप ही ऑटोमेटिकली 2 मिल जाएगा, इसको 3 मिल जाएगा। तो 1 2 3 क्लॉकवाइज में जा रहा है, तो कॉन्फ़िगरेशन वुड बी R। ठीक है, तो मैं थोड़ा बहुत क्लियर करूंगा। ठीक है, ये आपने कर लिया, तो मैं सीधा अब कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा दैट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस इज R, तो ऑटोमेटिकली इसकी क्या हो जाएगी, S हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब इसकी देखो, देखो Br को 1 दिया, अब यहाँ पर क्या है, इसका वेट ज्यादा है क्योंकि Cl का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, सो इसको 2 और इसको 3, तो 1 2 3 अगेन क्लॉकवाइज में चल रहे हैं, तो सब कुछ वेज पे, तो अगेन R पे हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली इसका क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। ठीक है, ये तो आई थिंक समझ आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो पा रहा है। ठीक है, ये क्योंकि इसी इलस्ट्रेशन के अंडर को इसी इलस्ट्रेशन के हिसाब से कर सकते हैं। और इधर वेज पे कौन सा है, हम वेज के हिसाब से कर रहे हैं क्योंकि हम वेज देख सकते हैं, डैश हमें ऐसे डैश एक तरह से हाइड हो चुका होता है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, इसे ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका अब कार्बन और फ्लोरीन में 1, इसको 2 और इसको 3, तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो अगेन ये S आ जाएगा और इसी हिसाब से दिस विल कम आउट टू बी R। ठीक है, तो आई होप इतना तो बहुत ही क्लियर होगा, और अगर इतना क्लियर है देन बहुत ही अच्छा हो जाएगा ये। अब देखो तुम अगर कंपेयर करो, लेट्स से मेरा कार्बन 1 ले लिया या कार्बन या कुछ नहीं है, सीधा कॉन्फ़िगरेशन सोचो S S S। ठीक है, अच्छा, और उसी के लिए C A के लिए ये है और C के लिए ये है और R R एंड R। ठीक है, अब क्या करें मैंने आसान ले लिया ये, पर चलो ज्यादा आसान हो गया। ठीक है, पर कोई नहीं। अब B की कॉन्फ़िगरेशन सोचते हैं। देखो अगर इसकी ओरिएंटेशन में यहाँ पर S है तो यहाँ पर S आएगा, BR पे यहाँ पर R आएगा, ठीक है, और F पे यहाँ पर R आएगा, तो S R एंड R। ठीक है, ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन्स की। ठीक है, तो अभी तुम्हें बहुत कुछ समझ आ जाएगा। सबसे पहले एनेंशियोमर्स का कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, जब भी हमारे पास कोई दो नॉन सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोज करने का मतलब क्या है, सुपर इम्पोज करने का मतलब है कि लेट्स से अगर ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल था, ठीक है, तो मैंने जब इसको बनाया, इसका मिरर इमेज बनाया, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो मिरर इमेज में भी ऐसा ही कॉन्फ़िगरेशन रहा होगा। ठीक है, ऐसा कुछ बना होगा, और अगर ऐसा कुछ बना है तो अगर मैं इसको ऐसे उठाऊं और ऐसे मिरर के बाहर ले जाऊं और इसके सामने रखूं, तो इसके सामने इसको ऐसे रखा लेट्स से मैंने, ठीक है, तो ऑब्वियसली आई एम गेटिंग टू मॉलिक्यूल्स, है ना, ऑल्दो द सेम कंपाउंड बट देयर मिरर इमेजेस डू नॉट ओवरलैप। जैसे मेरा एक हाथ और ये मेरा दूसरा हाथ, तो अगेन ये बच जा रहा है ना, इसका मतलब दीज आर नॉट ओवरलैपिंग। तो गाइस ये तो बहुत सिंपल हो गया कि जब भी ओवरलैप नहीं होगा, ठीक है, तो तब मेरे पास एनेंशियोमेरिक मिक्सचर बनेगा, एनेंशियोमर्स के एक पेयर बनेगा, पेयर में आते हैं एनेंशियोमर्स हमेशा। और एनेंशियोमर्स का पेयर कब आएगा, अब इसी से समझ लो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, इसकी कॉन्फ़िगरेशन R आएगी और इसकी क्या आएगी 1, इसकी 2 और इसकी 3, तो इसकी ऑटोमेटिकली S आएगी। तो जब भी मेरे पास किसी कायरल कार्बन पर, ठीक है, जब भी मेरे पास नॉर्मली जब एक कायरल सेंटर है या मल्टीपल कायरल सेंटर है और सारों पर जैसे R है तो इधर S हो जाए, अगर इधर S है तो इधर R हो जाए, अगर मेरे दो S लेट्स से ऐसा होता मेरा कॉन्फ़िगरेशन SSR होता, तो अगर RRS वाला कोई भी मॉलिक्यूल होगा, ठीक है,
तो they will be optical isomers, they will not only be optical isomers, they will be enantiomers, ठीक है। तो enantiomers क्या होते हैं, जिनकी वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो अब मैं जैसे यहाँ पर एस 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 की बात करूं, तो इसका enantiomeric पेयर क्या बनेगा कि कॉन्फ़िगरेशन आर 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 आएगी। तो अगर मुझसे कोई ए और सी के बीच में रिलेशन पूछे, देन आई वुड सिंपली से दैट इट विल बी एन enantiomers, ठीक है, ठीक है। तो ये आई थिंक समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये तो हो गई नॉर्मल बातें, ठीक है। ये जस्ट ऐसे ही थोड़ा सा क्लियर कर लिया सो दैट इसमें गड़बड़ ना हो। देखो अब एस 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 आ गई है, ठीक है, आर 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 और एस एस आर। अब ये देखो तुम, अगर तुमसे ए और बी में बात करें, तो बेसिकली एस और एस तो सेम है, ठीक है, पर एस आर और एस आर डिफरेंट है। तो अब आप कंफ्यूजन में हैं कि यार मेरे पास ये तो चेंज हो रहा है और ये भी चेंज हो रहा है, बट ये सेम रह रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ कि ये सेम हो गया पर बाकी तो डिफरेंट है ना। तो हमने क्या सोचा, हमने ये सोचा कि अगर इधर भी आर हो जाता तो ये एनेंशियोमर होता, ठीक है। बट अब ये एनेंशियोमर नहीं रहेगा क्योंकि ये वाले कार्बन की कायरल कार्बन की प्रॉपर्टीज सेम है। इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बेसिकली है क्या, जब लाइट आ रही है तो वो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी, दैट इज व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर इनमें क्या हो रहा था कि हम एग्जैक्टली बोल भी नहीं सकते। अब देखो बहुत ही सिंपल सी बात अगर मैं करूं कि अगर एस 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 है और किसी और मॉलिक्यूल का भी एस 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 आ गया, तो डेफिनेटली वो आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। अगर सभी की कॉन्फ़िगरेशन सेम आ जाती है तो ऑब्वियसली वो सेम ही मॉलिक्यूल के लिए आ सकती है, तो वो आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। पर अब ये वाले कार्बन के लिए आइडेंटिकल कह रहा है, बट इन दो कार्बन के लिए एनेंशियोमर्स कह रहा है, ठीक है। और अगर इसी की ही बात करें तो एस आर एस आ जाए, ठीक है, ये हो जाए, ठीक है, तब भी दो के लिए आइडेंटिकल कह रहा है और एक के लिए एनेंशियोमर कह रहा है। तो ऐसे में जब वो कहे कि आइडेंटिकल भी हैं और एनेंशियोमर भी हैं, ठीक है, तो उसी केस को हम बोलते हैं डायास्टीरियोमर, ठीक है। अगर आर एस कॉन्फ़िगरेशन से देखें तो इसका मतलब जब ए और बी की बात होगी तो दे विल बी कॉल्ड एज डायास्टीरियोमर्स। तो डायास्टीरियोमर्स वो वाले स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। डायस्टीरियोमर्स वो वाले स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जिनमें कुछ कायरल कार्बन्स, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन किसी भी कंपाउंड किसी भी पेयर ऑफ कंपाउंड्स को डायस्टीरियोमर होने के लिए क्या होनी चाहिए, द फर्स्ट कंडीशन इज दैट द कंपाउंड मस्ट हैव मोर देन वन कायरल सेंटर। देखो अगर एक कायरल सेंटर है, लेट्स से एक कायरल सेंटर है, तो उसमें ये नहीं आ सकता ना, या तो आर आएगा या एस आएगा इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो एस का आएगा तो आइडेंटिकल कहेंगे, आर आएगा तो एनेंशियोमर कहेंगे। बट अगर मैं बात करूं कि यार दो कायरल सेंटर है, तो देर आर द पॉसिबिलिटीज इंक्रीज, ठीक है। या तो बिल्कुल सेम होगा या बिल्कुल ऑपोजिट होगा या इंटरमिक्स होगा, एक सेम होगा एक ऑपोजिट होगा। तो वो एक सेम और एक ऑपोजिट जो हो रहा है उसी की वजह से इसका नाम बन रहा है और इसी वजह से इसका नया कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज डायस्टीरियोमर्स। तो ये भी डायस्टीरियोमर्स हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और सिमिलरली इन दोनों का पेयर भी डायस्टीरियोमर्स होगा। तो ए बी क्या है, डायस्टीरियोमर्स, ए सी क्या है, एनेंशियोमर्स, और बी सी क्या है, डायस्टीरियोमर्स। तो ये था डायस्टीरियोमर्स का कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्या है, डायस्टीरियोमर्स आर नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, बट some of the properties may resemble the other molecule as well, just because of having a simple one chiral center to have the same configuration, ठीक है। तो ये होता है डायस्टीरियोमर्स। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं एंड देन वी विल वाइंड इट अप। देखो ये वाली चीजें पता होना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आगे आगे क्वेश्चंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी, ठीक है। जब आपके पास कोई रिएक्शन दिया होगा तो उसमें आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प करती हैं ये चीजें, ठीक है। और अगर सबूत चाहिए
तो MS चौहान आप सामने है भाई। ठीक है, तो चलिए ये कहते हैं आसान से सवाल करें या मुश्किल करें। ठीक है, चलो इसको एक बार इसको भी निपटाते हैं। देखो अगर ये है मेरे पास 3 मॉलिक्यूल्स, एक तो ये हो गया, ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, और आगे क्या पॉसिबिलिटी है, चलो इसको भी कंसीडर कर लेते हैं ना, HCl, Cl एंड H, और ये मिथाइल और ये मिथाइल। ठीक है, तो सबसे पहला देखना क्या है कि कायरल है, कायरल है, ठीक है, देख सकते हो कायरल है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात क्या देखनी है कि कोई POS या COS तो नहीं है। POS COS का मतलब क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर तो एक सिमेट्रिकल एलिमेंट वाला प्लेन आ जाएगा, और इसी वजह से भले ही इसके पास कायरल सेंटर है, बट ये फिर भी सिंस एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो इसीलिए इसको नई कैटेगरी में जाता है मीजो। ठीक है, तो ये मीजो कंपाउंड होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सुपर इम्पोसिबल मिरर, देखो अगर मिरर इमेज बनेगी भी, ठीक है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन भले ही वो डिफरेंट बन जाएगी, बट ऐसा है कि वो अबाउट द फिशर उसे रोटेट कर सकते हैं और वो डिफरेंट मॉलिक्यूल बनेगा, सॉरी सेम मॉलिक्यूल बनेगा। तो इसीलिए वहां पर इस वाली चीज को मीजो कंपाउंड का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देखो बेसिकली क्या है ना, चलो इसको एक बार इसी एग्जांपल को डेप्थ में ले जाएंगे, बट अभी मेरे को बाकी दो भी एक्सप्लेन कर देने दो। ठीक है, अगेन ये दोनों कायरल हैं, ठीक है, इन्हीं दो में कंपेयर करेंगे, ये दोनों कायरल्स हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन है 1, ठीक है, इसमें ज्यादा ग्रुप्स हैं 2, 3 एंड 4, 4 वेज पे है। और चलो देखते हैं, 1 2 3 जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज ऐसा आना था, बट सिंस ये वेज पे है तो यहाँ पर R आ जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पर अगेन यहाँ पर 1, ठीक है, इसको 2 ऊपर वाले को, इसको 3, तो अब यहाँ पर 1 2 3 ये जाना था अगेन एंटी क्लॉकवाइज। सही कर रहा हूँ ना, एक सेकेंड, 1 से 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज S, पर यहाँ पर R आ गया। ठीक है, तो ये RR वाले कॉन्फ़िगरेशन आएगी। ठीक है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, चलो एक बार, इसमें तो मार्क ही नहीं की कॉन्फ़िगरेशन, ये तो रह गया। ठीक है, तो 1, यहाँ पर नीचे 2 और यहाँ पर 3, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज जा रहे हैं, बट इस पे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन इज S। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन इज 1, इसका इज 2, इसका इज 3, तो अगेन 1 से 2 से 3 जा रहे हैं। अब ये जा रहा है किसमें, एंटी क्लॉकवाइज फैशन में, S आना था बट हाइड्रोजन वेज पर है, तो यहाँ पर R आएगा। तो इसकी वाली मीजो वाले की S एंड R होती है, इसकी क्या होगी R एंड R। और अगर इसकी देखें तो इसका 1, इसका 2, इसका 3, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज आना तो R था, बट सिंस H वेज पे है तो पहले वाले का तो S आएगा, और सिमिलरली इसका यहाँ वाले का 1, यहाँ वाले का 3, यहाँ वाले का 2, ये बहुत फास्ट होना चाहिए, मतलब ये तो दिमाग में होना चाहिए, हाँ प्रायोरिटी इसको गई, इसको गई, इसको गई, फिर उसके बाद ये करना है घुमाने वाला काम। ठीक है, तो अगेन ये ऐसे प्रायोरिटी गई। ठीक है, तो 1 से 2 से 3, अब क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज आना था तो R आना था, बट R तो नहीं आया, तो इसलिए S आ गया। ठीक है, तो ये मेरे कॉन्फ़िगरेशंस बन गए। तो अब ध्यान से देखना, अब तुम्हें समझ आने लग जाएगा कि क्या हो रहा है एक्चुअल में, गेम प्ले क्या है। ठीक है, तो मैं पहले इसी में बात कर लेता हूँ। देखो ये तो प्रूव हो जाता है कि ये दोनों एनाइसोमर्स हैं। ठीक है, ये दोनों एनाइसोमर्स हैं। ठीक है, अब अगर मैं ऐसा कोई मॉलिक्यूल देखूं, ठीक है, तो Cl H एंड H, यहाँ पर Me और यहाँ पर Me, तो अगेन इसमें भी तो POS है ही। ठीक है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, और अगर मैं इसमें कॉन्फ़िगरेशंस दूं तो 1 2 3 एंड 4, तो क्लॉकवाइज R आना था।
ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज एस आना था बट एच वेज पे तो आर, और सिमिलरली यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। अब ये क्लॉकवाइज आ रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज आ रहा है तो आर आना था बट एच है वेज पे, तो इसलिए ये भी आर और एस, तो एस आर और आर एस। अब कंफ्यूजन क्या है कि है तो वैसे तो पीओएस है, तो होना तो मीजो चाहिए, बट क्या ये एक दूसरे के एनेंशियोमर्स हैं? ठीक है, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन इसने उल्टा कर दिया, इसका कॉन्फ़िगरेशन इसने उल्टा कर दिया, तो आंसर इज नहीं भाई, ये इसके एनेंशियोमर्स नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं, अब ये मेरे दो ऐसे मिक्सचर हैं, लेट, देखो अगर तुम सोचने की कोशिश करोगे तो तुम्हें सब समझ आएगा। देखो मेरे पास ये मॉलिक्यूल है ना, और एक मेरे पास ये मॉलिक्यूल है, तो ये मेरे पास दो मॉलिक्यूल हैं, बट एक्चुअली यहाँ पर पीओएस वो है, मतलब एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसलिए आर और एस और एस और आर भी आइडेंटिकल हो जाते हैं, क्योंकि लेट से इसने इतने यूनिट इसको घुमाया तो सिमेट्री से ये इतने यूनिट इसको घुमा तो देगा। ठीक है, मतलब ये बेसिकली ये वाला, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है, तो हाँ इसके वाला इसको इतना तो घुमा देगा, तो इससे सिमेट्री से ये वाला इसको घुमा देगा, और इसको लेट से इतना घुमाया तो आर वाला इसके कोरिस्पॉन्डिंग इतना घुमा देगा, तो नेट इफेक्ट तो जीरो ही रहा ना, कोई फर्क थोड़ा पड़ा। और सिंस पीओएस था तो इन इसकी कायरलिटी और इसका ऑप्टिकल रोटेशन आपस में ही मतलब सिमिलर टाइप्स हो गया, और इसी वजह से इन्हें एनेंशियोमर नहीं कहा गया, इंस्टेड दे वर मीजो। ठीक है, तो और अगर आप रोटेट भी करोगे देन यू विल ऑब्जर्व कि हाँ अगर इसे रोटेट किया जाए तो कहीं ना कहीं इसमें प्लेन, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो मैं इसको मिरर को ऐसे रख सकता हूँ, तो मिरर को जब मैं ऐसे रखूंगा या मिरर को अलोंग द प्लेन मतलब मिरर को अलोंग, जैसे अगर इधर मॉलिक्यूल है इधर रखेंगे तो ऑटोमेटिकली एक पीओएस आएगी, और अगर इधर से देखेंगे ठीक है तो भी एक पीओएस आएगी, तो इसीलिए उस केस में एनेंशियोमर नहीं बनता है और मीजो बनता है। हालांकि nobody will ask the derivation, this is given in Paula D Bruce, ठीक है, बट नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने भी इंटरेस्ट के लिए पढ़ा था तो मुझे सही लगा तो मैंने ऐसे रेफरेंस शेयर कर दिया, बट दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। ठीक है, so as of now we have discussed a lot about enantiomers, तो enantiomers का कंक्लूजन बोलता हूँ कि सब कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो, ठीक है, पीओएस सीओएस ना हो, ठीक है। मीजो में क्या है कि कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा या डिफरेंट होगा, डजंट डिपेंड, दो कायरल या मल्टीपल कायरल होना चाहिए, बट एक पीओएस या सीओएस यानी कि सिमेट्री एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं डायस्टीरियोमर की बात करूं तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन में पार्शियली मतलब बेसिकली डायस्टीरियोमर आएगा जब मल्टीपल कायरल होंगे और उसमें से पार्शियली सेम एंड सम डिफरेंट, ठीक है, जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो दे विल बी कॉल्ड एज डायस्टीरियोमर्स। ठीक है, वेज डैश में ये बता बता तो दिया कि कैसे करना है, और फिशर में भी बता दिया, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, so do hit the like button and share this with your friends and the needy people, and subscribe to my channel, and meet you in the next video. Till then, take care everyone, bye bye and good luck. Thank you, thanks.